तो गाइस द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पहला एपिसोड तो आ ही चुका है, जिससे पहले हमने स्नाइडर कट भी देख लिया। ये हफ्ता पिछले 2 सालों में सबसे एपिक हफ्ता माना जाएगा। प्लस मेरी आंख में चोट भी लग गई। तो जैसा वांडाविजन के केस में हुआ वैसा यहाँ नहीं हुआ। यहाँ हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सिर्फ एक ही एपिसोड मिला, और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिज्नी प्लस सीरीज में सिर्फ 6 ही एपिसोड हैं। तो अब रेडी रहो आने वाले 5 हफ्तों के एपिक एडवेंचर के लिए। हालांकि ये पहला एपिसोड जितने धमाके से शुरू हुआ उतना बीच में स्लो हो गया, और ये बुरा स्लो नहीं था बल्कि अच्छा स्लो था। प्लस एपिसोड के एंड में हमें वो कैरेक्टर दिखा जिस बेचारे ने अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला, और अपन फैंस उसे हेट करना भी शुरू कर चुके हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा, और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इन डिज्नी प्लस सीरीज की एक सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इनके थ्रू ही हमें कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में वो बातें पता चलती हैं जो कि हमें मूवीज में शायद ही कभी पता चल पाती। हमने सैम विल्सन को 2014 से लेकर आज तक इतनी सारी मूवीज में देखा, पर हमें इस एपिसोड में ही पता चला कि सुपर हीरोज की कोई सैलरी नहीं थी, इवन सिविल वॉर से पहले भी नहीं। इस फैक्ट से 2 चीजें सामने आती है। पहला कि सुपर हीरो सही में बहुत अच्छे हैं, जो कि बिना किसी कंपनसेशन के अच्छा काम अपने मन से कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि बैंक सुपर हीरोज को ही लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। प्लस यहाँ हम ये भी जानते हैं कि आगे के एपिसोड्स में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात भी होगी, जिसका कुछ हिंट शायद हमें इस एपिसोड में भी मिल गया। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट्स शुरू होते हैं एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के 4 महीने बाद, जहां हमें सुपर हीरोज की पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी ट्रेजेडीज और उनके मेंटल स्ट्रगल, इन सब के बारे में पता चल रहा है। और ये इश्यूज सिर्फ सुपर हीरोज के साथ ही नहीं है, आम लोग भी इन इश्यूज से गुजरते हैं, खासकर सोल्जर्स जो कि वॉर जैसे माहौल को आमने सामने देखने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते। बात करें शो के टोन की, तो इस सीरीज का टोन बहुत हद तक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसा लग रहा था। इवन शुरुआत में दिखाया गया फैल्कन का एक्शन हमें याद दिला रहा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की शुरुआत में दिखने वाले कैप के एक्शन की। एक्शन के बीच में बॉडी काउंट भी वैसा ही था। इन सब के ऊपर यहाँ विलन भी वही था, बैट्रॉक द लीपर। पर बैट्रॉक द लीपर की बात करने से पहले बात करते हैं इस जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की। यहाँ एक अलग चीज हमें देखने को मिली। टोरेस फैल्कन को समझा रहा था कि वो लिबियन बॉर्डर के अंदर नहीं जा सकता। ये चीज रिजल्ट हो सकती है सुकोविया अकॉर्ड्स की, क्योंकि पहले एवेंजर्स जहां मर्जी जा रहे थे, पर अब सुकोविया अकॉर्ड्स का असर हमें पूरी तरह दिखने वाला है, जहां एवेंजर्स को कोवर्ट मिशंस परफॉर्म करने होंगे दूसरी कंट्रीज में। बैट्रॉक द लीपर लिटरली उन विलन्स में से एक है जो कि कॉमिक्स में जितना सिंपल और फनी था उसका ठीक उल्टा वो मूवी में है, सीरियस और जबरदस्त एक्शन के साथ। इस लेवल का एक्शन देखकर एक बात तो क्लियर है, डिज्नी इन सीरीज पर मूवीज के लेवल का खर्चा कर रहा है, और वांडाविजन का फिनाले इस बात का प्रूफ दे चुका है। बैट्रॉक LAF नाम के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, जो कि एक मिलिट्री लिएजान को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी फैल्कन ने इस आदमी को बचा तो लिया, लेकिन ये हमें आगे जाकर पता चलेगा कि बैट्रॉक ने ऐसा किया क्यों। प्लस बैट्रॉक खुद भी भाग गया। अब एक चीज जो अजीब हुई इस एपिसोड में वो ये थी कि एवेंजर्स एंड गेम के एंड में बूढ़े कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को अपनी शील्ड देकर गए थे ताकि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका वो बने, पर सीरीज के पहले एपिसोड में ही सैम शील्ड को म्यूजियम को रखने को दे देता है, जबकि दूसरी तरफ जब उसकी बहन उसकी फैमिली लेगेसी यानी कि उसके माता पिता की बोट और घर को बेचने की बात करती है तो सैम उसे प्रिजर्व करने के लिए बोलता है। तो सैम फैमिली लेगेसी को बचाने की बात तो कर रहा है, पर कैप्टन अमेरिका की लेगेसी का क्या? बात जब हो रही है कैप्टन अमेरिका की, तो वाइट रसल के US एजेंट कैप्टन अमेरिका के आउटफिट और उनकी शील्ड के साथ जैसे ही बाहर निकले, मेरे जैसे फैंस का खून तुरंत उबलना शुरू हो गया। US एजेंट जिसका कॉमिक्स में नाम है जॉन वॉकर, उसने फिलहाल तो यहाँ कुछ गलत नहीं किया। हालांकि हमें कॉमिक्स से पता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और वो कैप की शील्ड डिजर्व नहीं करता, पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने फिर सैम के फैसले को अच्छा डिसीजन क्यों बोला। क्या गवर्नमेंट सैम को कैप्टन अमेरिका के रूप में नहीं देखना चाहती थी? इन सब के ऊपर कॉमिक्स में कमीशन ऑफ सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज जॉन वॉकर को US एजेंट की पोजीशन दिलवाते हैं, जबकि बाद में हमें पता चलता है कि इस कमीशन को हाइड्रा ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो मे बी जो ये गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने US एजेंट को इस पोजीशन के लिए असाइन किया है, वो शायद हाइड्रा के लिए ही काम कर रहे हो। प्लस ये कहना अभी शायद बहुत जल्दीबाजी माना जाएगा, पर शायद इस सीरीज के एंड में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की भी बात सामने आ सकती है, जिसमें हमें व्हाइट विजन ऑलरेडी दिखे US एजेंट के साथ, जैसा कॉमिक्स में भी होता है। इन सब के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए कैप्टन अमेरिका US एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं व्हाइट रसल, जो कि ईगो द लिविंग प्लैनेट का रोल प्ले करने वाले एक्टर कर्ट रसल के बेटे हैं, और ऐसा फादर सन डुओ MCU में तीसरी बार दिखाई दे रहा है।
इससे पहले ब्लैक पैंथर में जॉन कानी और उनके बेटे तचाका के रोल में हमें दिखे थे और एंटमैन द वॉस्प में लॉरेंस फिशबर्न और उनके बेटे हमें बिल फॉस्टर के रोल में दिख चुके हैं। आगे हमें सीरीज के विलन्स फ्लैग स्मैशर्स भी दिखे जिनके लीडर के पास सुपर स्ट्रेंथ है। अब इस सुपर स्ट्रेंथ के पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता। मे बी यहाँ सुपर सोल्जर सीरम का कोई रोल हो सकता है। इवन सुपर सोल्जर सीरम का इस सीरीज में और भी जगह रोल होना ही चाहिए क्योंकि यूएस एजेंट के पास भी कॉमिक्स में सुपर स्ट्रेंथ होती है। हालांकि ये पावर उसको प्रोवाइड करी होती है पावर ब्रोकर ने, तो मैं भी एग्जैक्टली सुपर सोल्जर सीरम नहीं पर कोई पावर ब्रोकर जैसा कैरेक्टर यहाँ हो सकता है जो कि शायद लोगों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हो। पर फ्लैग स्मैशर्स का मोटिव हमें पता चल गया। बेसिकली ये लोग थैनोस के स्नैप से खुश थे और मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा पर हमारी असली दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि थैनोस के फैसले को सही मान रहे थे। तो फ्लैग स्मैशर्स को लीड कर रही हैं एरिन केलीमैन की कैरेक्टर जिनका और जबरदस्त एक्शन अभी दिखना बाकी है। एक्शन की बात पर पहले विंटर सोल्जर का नाम आता था पर इस एपिसोड में बकी बार्न्स एक्शन नहीं रिडेम्पशन के लिए निकला है। उसने हाइड्रा में रहते हुए जितने लोगों का साथ दिया उन्हें वो पकड़वा रहा है और जितनों के साथ उसने बुरा किया उनका भला करने या उनसे माफी मांगने की हिम्मत जुटा रहा है। विंटर सोल्जर के लोगों को पकड़वाने की लिस्ट में जीमो का भी नाम था और ये लिस्ट देखकर हमें स्टीव की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कैच अप ऑन की याद आ गई। प्लस बकी वकांडा का भी नाम लेता है कि उसे पिछले 90 सालों में सिर्फ वहीं आराम मिला है। ये बहुत दुख की बात है कि बकी को अब अपने माइंड कंट्रोल में किए हुए बुरे काम का पछतावा हो रहा है। तो जैसे वांडा विजन में वांडा ग्रीफ से डील कर रही होती है वेस्टव्यू पर कब्जा करके, ठीक वैसे ही यहाँ बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर अपने मेंटल स्ट्रगल से डील करेगा और मे बी हमें सीरीज के अंत में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दिखें। अच्छे रिजल्ट्स की बात करें तो रोडी का कैमियो तो बहुत ही नेचुरल लगा इस एपिसोड में। एक पल को तो मेरा ध्यान वहाँ गया भी नहीं कि रोडी भी यहाँ है। हालांकि मैं यहाँ थेडियस रॉस को भी एक्सपेक्ट कर रहा था पर अभी आगे बहुत कुछ दिखना बाकी है। इन सब के ऊपर हमें ट्रेलर से ऐसा लग रहा था कि हमें इस सीरीज की शुरुआत में कैप्टन का फ्यूनरल देखने को मिलेगा पर ये अभी क्लियर नहीं है कि कैप्टन मर गए हैं और जब तक कॉमिक बुक मूवी में किसी की बॉडी नहीं दिखाई जाती तब तक उसे जिंदा ही माना जाता है। प्लस यहाँ टोरेस ने यह भी कहा कि क्या कैप्टन मून बेस पर हैं, तो मेरे ख्याल से मून बेस से टोरेस का मतलब था सोर्ड ऑर्बिटल हेडक्वार्टर जहाँ फिलहाल निक फ्यूरी है। पर अभी कोई नहीं जानता कि स्टीव रॉजर्स कहाँ है। इन सब के ऊपर टोरेस कोई साइड कैरेक्टर नहीं है जैसे वांडा विजन में बिली और टॉमी साइड कैरेक्टर नहीं थे। कॉमिक्स में वॉकिन टोरेस 2016 में सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का साइड किक बनता है नए फैल्कन की पोजीशन को संभालते हुए। पर कॉमिक्स में ये फैल्कन म्यूटेशन की वजह से लिटरली विंग्स हासिल करता है जो कि हाइब्रिड होता है बर्ड और वेम्पायर का। तो जहां हमें एक एक्शन सीक्वेंस दिखा पहले एपिसोड में, वहीं हम ट्रेलर्स को देखकर कंफर्म है कि ये सीरीज ऐसे कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस से भरी हुई होगी और अभी तो यूएस एजेंट के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का। ऐसा लग रहा है कि वांडा विजन कल ही खत्म हुआ था, ऊपर से स्नाइडर कट के ब्रेकडाउन पर काम चल रहा है। थोड़ी लंबी वीडियो है वो, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप गवर्नमेंट के कैप्टन अमेरिका यूएस एजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी न्यू कैप्टन अमेरिका वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।